कहानी की शुरुआत होती है एक क्लासरूम से, जहां ये 7th के बच्चे गवर्नमेंट के चलाए हुए अभियान के कारण फ्री का दूध पी रहे थे। कोई दूध पी रहा तो कोई किसी को बॉल से मार रहा। बेसिकली इस क्लास के बच्चे एक नंबर के हरामी हैं और इन हरामियों से परेशान होके इनकी मैडम यूको मारिगुची ने महीने के आखिर तक टीचिंग छोड़ने का फैसला किया। और ये सुनते ही बच्चे खुशी से पागल हो गए। हाँ, इसलिए मैंने इन्हें हरामी बोला। अब मैडम ने एक कहानी सुनाई, डॉक्टर साकुमोरा की कहानी। डॉक्टर साकुमोरा एक फेमस राइटर और टीचर है। कुछ सालों पहले यूको मैडम और साकुमोरा को प्यार हो गया और मैडम प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन शादी से ठीक पहले पता चला कि डॉक्टर HIV वायरस से इन्फेक्टेड है, जिसके चलते इनकी शादी नहीं हो पाई। फॉर्चुनेटली ये वायरस ना तो मैडम के अंदर आया और ना ही उनकी बेटी मनामी के अंदर। फिर यूको मैडम ने क्लास को थोड़ा एजुकेट किया, ये बताते हुए कि HIV हाथ मिलाने या गले मिलने से नहीं फैलता, कई केसेस में तो ये लूडो खेलने से भी नहीं फैलता। डॉक्टर साकुमोरा ने फैसला किया कि वो शादी नहीं करेंगे, क्योंकि बाप का ना होना मनामी के लिए ज्यादा बेहतर था एक HIV इन्फेक्टेड बाप के होने से। ऐसा खुद डॉक्टर साकुमोरा का मानना था। डॉक्टर साकुमोरा का दुख मेरे दुख से कहीं ज्यादा बढ़ के था। इसके बाद मैंने मनामी को पालने में अपनी पूरी जान लगा दी। जब मनामी 1 साल की हो गई तो मैं वापस काम करने लगी। वो शाम के 6 बजे तक डे केयर में रहती थी। वहाँ मूक नाम का एक डॉग भी था, जिसे खाना खिलाना मनामी के फेवरेट कामों में से एक था। एक रोज टीचर्स मीटिंग के दौरान मुझे मनामी को जल्दी लाना पड़ा, क्योंकि डे केयर वाली आंटी हॉस्पिटल में एडमिट थी। मनामी स्कूल में ही मेरा वेट कर रही थी। मनामी को बनी वाले खिलौने बहुत पसंद थे। उसके जूते, उसका रुमाल, उसके पर्स सब पे बनी बना हुआ था। ये कहते हुए यूको मैडम ने नाउकी से पूछा, क्या उसे ये पर्स याद है? मनामी को एक दिन सुपरमार्केट में वो पर्स बहुत पसंद आया, लेकिन मैंने उसे दिलाने से मना कर दिया। हालांकि नाउकी ने कहा कि उसे ये पर्स दिला देना चाहिए। खैर, वो पर्स पाना शायद मनामी की आखिरी इच्छा थी, क्योंकि जब मैं मीटिंग से वापस आई तो मुझे मेरी बेटी कहीं नहीं दिखी। फिर उसकी डेड बॉडी स्कूल के पीछे वाले पूल में मिली। 13 फरवरी यानी कि 1 महीने पहले पुलिस ने इसे एक्सीडेंट घोषित कर दिया। ब्रेड के कुछ टुकड़े मुकू के पास से मिले, वही ब्रेड जो मनामी मुकू को खिलाया करती थी। मतलब मनामी पूरे हफ्ते से छुप छुप कर पूल वाले एरिया में मुकू को खाना खिलाने जाती थी। एक लड़की ये सुन के रोने लगी तो बाकी बच्चे उस पर हंसने लगे, इसलिए मैंने शुरू में इन लोगों को हरामी कहा था। फिर मैडम ने कहा कि मनामी अब हमारे साथ नहीं रही। उसके वो छोटे हाथ अब मेरी स्किन को कभी नहीं छुएंगे, ना मेरे हाथ उसके मुलायम चेहरे और बालों को छू सकेंगे। उसकी गार्जियन होने के नाते मनामी की मौत की जिम्मेदार मैं भी हूँ, लेकिन मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। मनामी मर चुकी है, मगर उसकी मौत महज एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसका खून हुआ था, वो भी इसी क्लास के किसी स्टूडेंट के हाथों से। मैडम ने ये बताया कि तुम्हारा हथियार या कहो रक्षक जुवेनाइल कोड है, यानी कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा कुछ भी कर सकता है और उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। यूको मैडम ने फिर एक केस की बात की, द लूनासी इंसिडेंट, जिसमें एक 13 साल की लड़की ने अपने पेरेंट्स को खाने में जहर मिला के मार डाला। पुलिस को सिर्फ ये पता चला कि परिवार को सिंडिया पॉइजन से मारा गया था और ना तो वो लड़की मिली और ना ही ये केस कभी सॉल्व हो पाया। हालांकि वो लड़की मिल जाती तो भी जुवेनाइल सिस्टम के चलते उसे कोई सजा नहीं मिलती। अब यूको मैडम ने क्लास से कहा कि वे सब कातिल का नाम जानने के लिए तड़प रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके बारे में पब्लिकली बताना चाहिए। कुछ दिनों पहले मैं डे केयर गई मनामी का सामान लेने, उसमें वो पर्स भी था, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि मैंने उसे वो पर्स कभी दिलाया नहीं था। असल में मनामी का हत्यारा एक नहीं बल्कि 2 है, तो मैं उन्हें A और B कहकर बुलाऊंगी। A एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिसको हमेशा फुल मार्क्स मिलते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ अफवाहें हैं जो मैं काफी पहले से सुन रही हूँ। स्टूडेंट A कुत्ते और बिल्लियों पर एक्सपेरिमेंट करता था, वो भी तब तक जब तक कि वे मर ना जाए। एक रोज स्टूडेंट A अपना नया एक्सपेरिमेंट लेके मेरी लैब में आया। वो एक पर्स था जिसको खोलते ही इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। लड़के ने साइंस एग्जीबिशन के लिए फॉर्म भरा और उसका वो पर्स एग्जीबिशन के जजों को काफी पसंद आया। उन्हें लगा कि ये इन्वेंशन लड़कियों को चोरों से बचाएगा। अब ग्रुप में सब बच्चे शुआ वातानबे का नाम लिखने लगे। अब तक सबको अंदाजा हो चुका था कि मैडम शुआ की बात कर रही है। मैडम ने स्टूडेंट यानी कि शुआ से मनामी के मर्डर की बात भी की और शुआ का रिएक्शन, वो मर्डर के बारे में काफी चिल था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मर्डर करने के पीछे स्टूडेंट का मकसद था
कि लोगों को पता चले कि वो कितना बड़ा जीनियस है। वो चाहता था कि लोग उसे पहचाने। हालांकि जिस दिन पर्स के लिए उसकी फोटो अखबार में लगी, उस दिन वो पेज किसी ने नहीं पढ़ा, क्योंकि अगले पेज पे एक लड़की की खबर छपी थी जिसने अपने परिवार को जहर दे के मार दिया था। वही लुनासी इंसिडेंट वाला केस। मैं स्टूडेंट ए को मारना चाहती थी, लेकिन खैर अब स्टूडेंट बी की बात करते हैं। एक बुद्धू स्टूडेंट, ना तो स्पोर्ट्स में कुछ कर पा रहा और ना ही पढ़ाई में। फिर एक दिन गेम पार्लर के रूल्स तोड़ने की वजह से उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, और जब स्कूल को ये बात पता चली तो उसे पूल साइड पर हफ्ते भर सफाई करने की सजा मिली। ये सब बातें मुझे खुद स्टूडेंट बी ने बताई है, वो भी उसी के घर पे। मेरी बच्ची मर गई, लेकिन स्टूडेंट बी की माँ यही कहती रही कि मेरा बच्चा मासूम है, उसे नहीं पता कि उसने क्या कर दिया। फरवरी के आसपास स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी के पास गया, उसे अपने खतरनाक प्लान में शामिल करने के लिए। स्टूडेंट ए ने उस डिवाइस को और पावरफुल बना दिया था, लेकिन अब उसे कोई ऐसा चाहिए था जिसपे वो उस डिवाइस को टेस्ट कर सके। स्टूडेंट बी ने मेरा नाम सजेस्ट किया, लेकिन स्टूडेंट ए ने मना कर दिया क्योंकि वो मुझ पे पहले टेस्ट कर चुका था। फिर बी ने मेरी बेटी का नाम सजेस्ट किया। स्टूडेंट बी ने ए को बताया कि उसकी बेटी हर रोज डॉग को खाना खिलाने के लिए पूल साइड पे आती है, और वो पर्स जो मनामी लेना चाहती थी उसके बारे में भी स्टूडेंट बी को पता था। तभी सारे बच्चे नाओकी की तरफ देखने लगे। वे दोनों पर्स लेके मेरी बेटी के पास गए और कहा कि ये पर्स तुम्हारी मम्मा ने दिया है, और जैसे ही मनामी ने पर्स खोलने की कोशिश की, वैसे ही वो जमीन पर गिर गई। मनामी हिल नहीं पा रही थी, और ये देखकर स्टूडेंट बी घबरा गया। स्टूडेंट ए ने कहा कि वो मर गई है, और उसने बी से कहा कि वो सबको बता सकता है कि ये काम शुआ ने किया है, और ये कहकर शुआ वहां से चला गया। फिर स्टूडेंट बी यानी कि नाओकी को लगा कि अगर उन्हें पता चल गया कि लड़की पर्स की वजह से मरी है तो इसे मर्डर समझा जाएगा, इसलिए नाओकी ने उसे उठा के पूल में फेंक दिया। मनामी की मौत ऐसे हुई। यूको मैडम ने मनामी की मौत के बाद इस पर्स को अच्छे से चेक किया। इतने हल्के डिवाइस से 4 साल की बच्ची की धड़कन रुकना इम्पॉसिबल था, यानी कि मनामी सिर्फ बेहोश हुई थी, और उसकी मौत का असली कारण बना उसको पानी में डुबाना। ये कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि स्टूडेंट ए उसे मारना चाहता था लेकिन मार नहीं पाया, और स्टूडेंट बी उसे मारना नहीं चाहता था लेकिन उसी के पानी में फेंकने की वजह से मनामी की मौत हो गई। अब अगर मैडम ने पुलिस को ये सब बताया तो भी दोनों लड़कों को जुवेनाइल सिस्टम की वजह से छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैडम इन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। मैडम ने बताया कि जो दूध उन दोनों ने थोड़ी देर पहले पिया उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिक्स था, डॉक्टर साकुमोरा का HIV इन्फेक्टेड ब्लड। ये सुनते ही क्लास में हल्ला मच गया। मैडम ने उन्हें ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दी और कहा कि टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास करने के लिए 5-10 साल की जिंदगी और मिलेगी। तभी शुआ मुंह पे हाथ रख के उठा और बाथरूम की तरफ भागा। तो ये था यूको मारिगुची का कन्फेशन। अब कहानी मिजुकी की नजर से चल रही है, जो बताती है कि यूको मैडम के जाने के 1 साल बाद ही सब लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल था और पिछले साल कुछ ना हुआ हो। उनकी क्लास में एक नया टीचर कजामा भी आ गया, जो कि 1 नंबर का बोर था। कजामा को कुछ नहीं पता कि पिछले साल यहाँ क्या हुआ। वो परेशान था कि आखिर नाओकी इतने टाइम से स्कूल क्यों नहीं आ रहा, लेकिन क्लास के हर बच्चे को उसके स्कूल न आने का कारण पता था। हालांकि शुआ ने इतना सब कुछ होने के बाद भी 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मारी। अब बारी है मिजुकी के कन्फेशन की। टीचर कजामा को पता चला कि नाओकी बीमारी की वजह से छुट्टी पर नहीं, बल्कि उसको कुछ दिमागी परेशानी है जिसकी वजह से वो नहीं आ रहा। तो फिर कजामा ने फैसला किया कि वो रोज नाओकी के घर उससे मिलने जाएगा जब तक कि वो वापस स्कूल आने के लिए तैयार न हो जाए। और इसमें कजामा का साथ देगी मिजुकी। नाओकी की माँ नाओकी की मेंटल हेल्थ के पीछे की असली बात करने से बचती रही। वो लगातार मिस यूको की बुराई करती रही। आखिरकार नाओकी की हालत मिस यूको की वजह से ही हुई थी। टीचर ने आश्वासन दिया कि वो नाओकी को ठीक कर देगा। हालांकि नाओकी की हालत अलग ही लेवल पे खराब थी। वो 6 महीने से नहाया भी नहीं, और तो और उसे OCD भी हो गया, जिसमें मरीज अपने चारों तरफ सफाई रखने के लिए पागल हो जाता है। हालांकि नाओकी का OCD कुछ अलग तरीके का ही था। वो आसपास तो सफाई रखता मगर खुद मुंह भी नहीं धोता, और पता नहीं और क्या क्या नहीं धोता। इधर स्कूल में सभी बच्चे शुआ को बुली करने लगे, यहाँ तक कि शुआ को बुली करने पर पॉइंट्स भी मिलने लगे,
जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे उसे क्लास में सबसे ज्यादा इज्जत मिलेगी। मिजुकी को छोड़कर सबके पास पॉइंट्स थे, इसलिए क्लास ने शुआ के साथ मिजुकी को भी बुली किया और उन दोनों को जबरदस्ती किस करवाई। इधर टीचर लगातार क्लास की तरफ से नाओकी के लिए तोहफे लाता, लेकिन एक दिन नाओकी की मां ने गौर किया तो उन्होंने देखा कि कार्ड पर सीक्रेट तरीके से किलर डाई लिखा हुआ है। ये देखते ही माँ को पैनिक अटैक आ गया। दूसरी तरफ मिजुकी शुआ से मिली और शुआ ने उसे बताया कि रिपोर्ट में वो HIV नेगेटिव आया है, मतलब वो एकदम ठीक है। फिर शुआ ने मिजुकी से दोस्ती की। मिजुकी जानती थी कि मैडम यूको की दूध में ब्लड मिलाने वाली बात झूठ थी, क्योंकि वो चाहे शुआ और नाओकी से कितनी भी नफरत करती हो, लेकिन वो फिर भी ऐसा नहीं कर सकती। और ये बात सच साबित हुई। HIV वाली बात सिर्फ एक तरीका था इन्हें ये सिखाने का कि जिंदगी कितनी कीमती है, सिर्फ एक की नहीं बल्कि सबकी। अब शुआ और मिजुकी के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। क्लास में कोई उसे और मिजुकी को बुली ना करे, इसलिए शुआ ने अपने खून से पूरी क्लास को डराया। शुआ ने फिर एक लड़के को किस करके पूरी क्लास को ये बता दिया कि जो भी उसे परेशान करेगा वो उसे भी HIV पॉजिटिव बना देगा। दूसरी तरफ नाओकी ने सुपरमार्केट में अपनी हाथ की नसें काट ली। उसकी माँ उसे बचाने पहुंची और उसे बचा भी लिया। घर पे नाओकी ने अपनी माँ को वो खाना खाने से मना किया, ये कहते हुए कि उन्हें भी HIV हो जाएगा। अब नाओकी ने माँ को सब बता दिया जो कुछ पिछले सेमेस्टर में हुआ था। फिर माँ ने हिम्मत करके उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहा, लेकिन नाओकी को कहीं नहीं जाना। उसने मान लिया कि वो यही डिजर्व करता है। माँ ने उसे समझाया कि तुम्हें शुआ ने फंसाया, वो है असली कातिल, ना कि तुमने तो सिर्फ डेड बॉडी को पानी में फेंका था। तब नाओकी ने सबसे खतरनाक बात बताई कि मनामी उस वक्त जिंदा थी और उसे होश भी आ गया था, फिर भी मैंने उसे पानी में फेंक दिया। ये सुनते ही माँ को अपने बेटे में शैतान दिखने लगा। इधर मिजुकी को दिखाते हैं जो शुआ के साथ बहुत खुश है। मिजुकी ने शुआ को बता दिया कि असल में वो कौन है। वो लूनासी इंसिडेंट जिसमें एक लड़की ने अपनी फैमिली वालों को जहर देकर मार दिया था, वो लूनासी गर्ल मिजुकी ही थी। ये सुनकर शुआ ने उससे एक और मर्डर करने का पूछा। अगले दिन टीचर मिजुकी के साथ नाओकी को लेने गया, लेकिन चीजें थोड़ी बिगड़ गई। इसके बाद माँ ने फैसला किया कि वो नाओकी को जान से मार देगी, क्योंकि उसका बेटा तो बहुत पहले मर चुका था। ये तो उसके मासूम बेटे की बॉडी में कोई शैतान छुपा है। ये सोचकर वो चाकू लेकर ऊपर गई और अगले ही पल हम माँ की लाश को देखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे नाओकी ने अपनी माँ को मार डाला, और नाओकी तो कानून के हिसाब से बच्चा था, इसलिए उसका दंड अब टीचर पर आने वाला है। मिजुकी ने सबके सामने ये कह दिया कि टीचर की वजह से ही नाओकी ने ये सब किया। टीचर को फंसाने का प्लान मिजुकी और शुआ का था। ये सिर्फ बाय द वे उन दोनों ने मजे के लिए किया था। अब शुआ को दिखाते हैं जो अपने बारे में बताता है। शुआ की माँ एक जीनियस थी जो उसे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के बारे में बताया करती थी, वो भी उसके सारे खिलौने तोड़कर। उसकी जीनियस माँ ने एक गधे से शादी कर ली और तब जाके शुआ पैदा हुआ। शुआ की हरकतें देखकर उसकी माँ को उस पर शर्म आने लगी। वो बचपन में उसे खूब मारती, ये सोचकर कि ये मेरे जैसा जीनियस क्यों नहीं है। माँ के इसी बिहेवियर के चलते पापा ने उन्हें डिवोर्स दे दिया और फिर माँ मुझे भी छोड़कर चली गई। मैं उनके पीछे भागा, लेकिन उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा। शुआ ने आज तक जो कुछ भी किया वो इसलिए नहीं किया कि दुनिया में उसका नाम हो, बल्कि वो तो चाहता था कि उसकी मॉम को पता चले कि वो कितना बड़ा जीनियस है। लेकिन अभी तक ना तो उसकी मॉम उससे मिलने आई और ना ही वो उनके पास गया। तो दोस्तों, ये है शुआ वातानबे का कन्फेशन, इस कहानी का सबसे खतरनाक कन्फेशन। शुआ ने अपना फ्रिज खोला तो उसमें हम एक हाथ देख सकते हैं, और ये हाथ और किसी का नहीं बल्कि मिजुकी का ही था। शुआ ने अपना कन्फेशन रिकॉर्ड किया। मैं कल स्कूल में एक बॉम्ब लगाने वाला हूँ। ठीक पोडियम के अंदर मेरा एक ऐसे जो कि जिंदगी के ऊपर है वो सेरेमनी में सेलेक्ट हो गया है, तो उसे सुनाते वक्त मैं एक नंबर डायल करूंगा और मेरे साथ ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोग मारे जाएंगे और ये बनेगी देश की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तब शायद मेरी मॉम मुझे नोटिस करे, तब शायद उन्हें पता चले कि उनका बेटा कितना बड़ा जीनियस है। अखबार में फोटो आने के बाद भी उसे किसी ने नहीं पूछा, खासकर कि उसकी मॉम ने। फिर उसने मर्डर का प्लान किया, एक ऐसा मर्डर जो एक जीनियस ही कर सकता है। इसमें उसे एक इडियट चाहिए था जो उसका साथ दे सके, और वो था नाओकी। नाओकी ने वैसा ही किया जैसा शुआ ने उससे करने के लिए कहा। नाओकी हमेशा से शुआ से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन शुआ ने उसे कभी भाव नहीं दिया। मगर जब शुआ ने आगे से उससे बात की तो नाओकी उसकी सारी बात मान गया।
इस सब के बावजूद भी शुआ ने जाते जाते नाओकी से कहा कि वो एक फेलियर है, एक इडियट है। ये सुनकर नाओकी का दिमाग खराब हो गया। वो जानता था कि शुआ उस बच्ची को मारना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और उसे लगा कि वो एक इडियट है, एक फेलियर है। इसलिए उसने अपने आप को साबित करने के लिए बच्ची को मार डाला ताकि शुआ भी उसे जीनियस समझे और उसकी रेस्पेक्ट करे। अब शुआ ने बताया कि 1 महीने बाद यूको मैडम मेरे पास वो पर्स लेके आई। जब उन्होंने HIV के बारे में बताया तो मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे मुझे उल्टी आ रही है, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी हंसी रोक रहा था। यही तो मैं चाहता था, एक परफेक्ट डिजीज, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में पता चलते ही मेरी माँ मुझसे जरूर कांटेक्ट करे। लेकिन रिपोर्ट में नेगेटिव देखकर मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। अब जिंदगी में कुछ करने को बचा नहीं था, तो मुझे सिर्फ टाइम पास करना था। टाइम पास के लिए मैंने मिजुकी से बात की। उसने पूरे सेमेस्टर मेरा टाइम पास किया और जब मैं उससे बोर हो गया तो मैंने उसे मार दिया। हालांकि मरने से पहले मिजुकी मैडम यूको से मिली थी। यहाँ यूको मैडम ने उसे सब बताया, ये भी कि वो सच में डॉक्टर का खून उनके दूध में मिलाने वाली थी, लेकिन वो तो साकुमोरा ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। बातों बातों में मिजुकी ने भी मैडम को शुआ की माँ के बारे में बता दिया कि उसने जो कुछ किया वो अपनी माँ के लिए किया। अब वापस शुआ को दिखाते हैं, जिसने बताया कि बॉम्ब बनाते वक्त उसे एक मेल मिला, उसकी मॉम का मेल। वो उससे मिलना चाहती थी। वो उनसे मिलने भी गया, लेकिन फिर वो बीच रास्ते से ही वापस लौट गया क्योंकि वो अपना नाम करके फिर अपनी मॉम से मिलना चाहता था। ऐसा शुआ ने अपनी रिकॉर्डिंग टेप में बताया। ये सब रिकॉर्ड करके शुआ ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, वो भी बॉम्ब ब्लास्ट से 1 रात पहले। फिर अगले दिन उसने स्पीच दी और स्पीच खत्म करते ही बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसने नीचे देखा तो वहाँ कोई बॉम्ब नहीं था। फिर मैडम यूको ने उसे फोन किया और उससे मजे लेते हुए कहा, मैं तुम्हारी मम्मा बोल रही हूँ बेटा। असल में मैडम यूको उसकी वेबसाइट चेक करती रहती थी, जिस करके उन्हें बॉम्ब के बारे में रात को ही पता चल गया था। बॉम्ब को डिफ्यूज करना काफी आसान था। फिर यूको मैडम ने बताया कि तुमने अपने कन्फेशन में झूठ बोला है। तुम अपनी माँ से मिलने तो गए थे, लेकिन तुम्हें वो मिली नहीं, और जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी माँ इस वक्त अपने नए पति के साथ हनीमून पे है तो तुम एकदम पागल ही हो गए। फिर मैडम ने बताया कि तुम्हारी माँ से मिलना इतना मुश्किल नहीं है। मैं आज सुबह ही उनसे मिलने गई थी, वो भी एक बैग लेकर, और जब मैं वापस आई तो मैंने वो बैग वहीं छोड़ दिया। फिर जब तुमने पोडियम पे खड़े होके वो नंबर डायल किया तो उधर तुम्हारी मॉम के ऑफिस में एक बड़ा धमाका हुआ। हाँ, तुमने अपनी मॉम को अपने हाथों से मार दिया। ये सुनते ही शुआ पागल सा हो गया। उसकी जिंदगी जैसे उल्टी चलने लगी। आखिर में यूको मैडम यहाँ पर आ गई और उन्होंने कहा कि अब मेरा बदला पूरा हुआ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये स्टोरी आई थिंक बदले की एकदम परफेक्ट स्टोरी है। इस मूवी के अंदर हम कई सारे एस्पेक्ट देखते हैं, जैसे कि द प्रॉब्लम विद द जुवेनाइल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो 18 साल से कम के बच्चों को कुछ भी करने की आज़ादी देता है। और दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जिसमें 18 साल से कम के बच्चे शामिल होते हैं। जैसे कि अभी कार एक्सीडेंट हुआ है गुजरात में, वो बंदा भी पक्का 18 से कम का निकलेगा। और इस बार शायद जुडिशियरी सिस्टम 300 की जगह 500 वर्ड का ऐसे लिखवा ले। ये सब बहुत अनफॉर्चुनेट है और इस सिस्टम के अंदर जल्द से जल्द बदलाव आने की ज़रूरत है, वो भी सिर्फ एक कंट्री में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे। यहाँ पे हमने बच्चों की मानसिकता भी देखी कि किस तरीके से उनका दिमाग डेवलप होने की स्टेज पे है, तो वे छोटी छोटी चीज़ों से बहुत वल्नरेबल है। जैसे कि नाओकी, उसको शुरू से ऐसा बताया गया कि वो किसी चीज़ में भी अच्छा नहीं है, ना वो पढ़ाई में ना स्पोर्ट्स में, जो कि सच बात भी है। लेकिन उससे उसके मन में एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बैठ गया कि अब उसे सबसे जीनियस बच्चे का वैलिडेशन चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट चाहिए। उस रेस्पेक्ट को पाने के लिए उसने एक मर्डर तक कर दिया। वी आर सोशल बीइंग्स एंड वी सीक रेस्पेक्ट। लेकिन उस रेस्पेक्ट को पाने के लिए बहुत से ह्यूमन बीइंग्स सारी हदें पार कर देते हैं। शुआ वातानबे के भी मॉम इश्यूज थे जो फाइनली बम धमाके से सॉल्व हो गए। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी लाइक और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।